Namaste and a very good afternoon. I am Susan from Apollo Hospital, Gandhinagar. It's a lockdown everywhere and there's so much uncertainty around us. In this time, mental health is a huge aspect which influences all of us. And a lot of mental health problems along with stress can lead us to a condition called stroke. So it is very important that during stroke we get an expert advice. Sitting with us here is Dr. Mukesh Sharma. He is a senior consultant in neuroscience at Apollo Hospitals, Ahmedabad, and is practicing for the past 12 years in Ahmedabad. He is specialized in stroke thrombolysis and at present is a secretary of Ahmedabad Neurological Association. Doctor, thank you for joining us today. Namaste. Can you tell us regarding stroke and the way it is affecting people in today's situation? स्ट्रोक का मतलब होता है लकवा हिंदी में, ओके। और कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रोक हार्ट से रिलेटेड मानते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्ट्रोक ब्रेन से रिलेटेड होता है। कई बार स्ट्रोक एपिलेप्सी मतलब सीजर, फिट्स या तान या गुजराती में बोलते हैं, उससे भी कंफ्यूज होता है। तो स्ट्रोक और तान एपिलेप्सी सिमिलर नहीं है। स्ट्रोक का सीधा मतलब है लकवा और ये ब्रेन की बीमारी है। स्ट्रोक होता क्यों है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है और ये ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को 4 मुख्य धमनियाँ आर्टरीज से मिलती है। यदि इनमें किसी में भी अवरोध आ जाए या ये ब्लॉकेज आ जाए तो जिस एरिया को ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है वो काम करना बंद कर देता है और इमीडिएटली आदमी को लकवा हो जाता है। लकवे का मतलब है एक साइड का हाथ और पैर का काम करना बंद करना। ये मोस्टली पैरालिसिस या एक साइड के हाथ और पैर की वीकनेस के लिए तरह प्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के बहुत बड़ा पार्ट हमारे हाथ और पैर के कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो एक स्ट्रोक हमारे ब्रेन की किसी एरिया की ब्लड सप्लाई में अवरोध होने की वजह से होता है। थोड़े से फैक्ट और बता दूं आपको। हर 40 सेकेंड के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ब्रेन स्ट्रोक होता है। और जो स्ट्रोक है, जो लकवा है, लीडिंग कोज है डिसेबिलिटी का। मतलब अपाहिज जो आदमी होते हैं उसमें स्ट्रोक सबसे लीडिंग कोज है। इवन रोड साइड एक्सीडेंट और ट्रोमा से भी ज़्यादा स्ट्रोक की वजह से आदमी अपाहिज होता है। तीसरा नंबर पे स्ट्रोक तीसरा नंबर का कोज है मृत्यु के लिए। तो आप जान सकते हैं कि सोसाइटी में कितना बर्डन है स्ट्रोक की वजह से। और ओवरऑल मतलब हर 6ठे नंबर के आदमी को स्ट्रोक होगा। मान लो पहले को हुआ तो 6 नंबर, फिर 12वें नंबर, वो 12वां नंबर कोई भी हो सकता है। तो लकवा इतना प्रोमिनेंट है हमारे देश में और वर्ल्ड में। थैंक यू सर। सर, स्ट्रोक एक इमरजेंसी क्यों बोला जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, लकवा होने की वजह है ब्रेन की ब्लड सप्लाई में अवरोध आना, ओके, ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। और ये 2 वजह से होता है, ठीक है। एक तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लोट आके उसकी ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और एक होता है हेमरेज, जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्रीच आ जाती है और वो फट जाती है और ब्लड जो है वेसल्स की जगह ब्रेन के टिश्यू में चला जाता है, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो जो स्ट्रोक होता है उसमें 85% जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो जैसे हम इमरजेंसी, ओके, उन मेडिकल कंडीशंस को बोलते हैं जहां पर टाइम का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। यदि टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो वो उन डिजीज़ में आउटकम बहुत अच्छी रहती है। जैसे ट्रोमा है, रोड साइड एक्सीडेंट है, यदि उसको टाइमली ट्रीट किया जाए तो उसकी आउटकम अच्छी होगी। जैसे हार्ट अटैक है, यदि उसको टाइमली ट्रीट किया जाए तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही ब्रेन, इसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें टाइमली इसको प्रॉपर
सारवार और ट्रीटमेंट मिले तो इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो जो लीडिंग इमरजेंसी है, हमारी इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं जहां हम ग्रेड 1, 2, 3 बोलते हैं, इसमें ट्रोमा, हार्ट अटैक एंड ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, ये इमरजेंसी है जहां टाइम का महत्व है। टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो उसकी आउटकम अच्छी होती है। इसलिए स्ट्रोक एक इमरजेंसी है और इमरजेंसी की तरह ही टाइम रहते ट्रीट होना चाहिए। जी हाँ सर, स्ट्रोक के लक्षण, मेन लक्षण क्या होते हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हार्ट अटैक है, इसमें मरीज को चेस्ट पेन होता है और इस वजह से मरीज को एक पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, मरीज खुद बता पाता है। ओके, इसलिए मरीज खुद और उसके रिलेटिव इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ऐसा एक्चुअली स्ट्रोक में नहीं होता है। स्ट्रोक में जैसे ही ब्लड सप्लाई ब्रेन की बंद होती है, वो एरिया काम करना बंद हो जाता है और सडनली, मतलब विथ इन अ सेकेंड, उस आदमी का एक साइड या राइट साइड का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है, या लेफ्ट साइड का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा अचानक यदि आवाज़ चली जाए या आवाज़ में प्रॉब्लम हो, बोलने में तकलीफ हो, तो भी आपको पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ है। यदि अचानक आपका विजन चला जाए तो भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। अचानक आपका इम्बैलेंस स्टार्ट हो या चक्कर आना स्टार्ट हो तो भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। आपको डबल दिखना लगे तो भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। ये जो सिम्टम्स हैं वो सडनली होते हैं। तो हमने वर्ल्ड वाइड एक वर्ड बनाया है जिसको याद रखकर आप स्ट्रोक के सिम्टम्स को याद रख सकते हैं। वो है बी फास्ट, BEFAST। तो उसका हर एक लेटर है वो स्ट्रोक के सिम्टम से रिलेटेड है। जैसे बी, बैलेंस। ओके, यदि आपका सडनली बैलेंस चला गया है। E फॉर आई साइट, यदि आपकी सडनली विजन चला गया है। F फॉर फेस, यदि आपका मुंह टेढ़ा हो गया है सडनली। A फॉर आर्म, यदि आपकी आर्म में वीकनेस आई है। S फॉर स्पीच, यदि आपका स्पीच बोलने में तकलीफ आ रही है तो आपको लकवा है। मतलब इन किसी भी सिम्टम्स में आपको सडनली प्रेजेंटेशन हुई है तो आपको लकवा हुआ है। और T स्टैंड फॉर द टाइम, मतलब यदि आप टाइमली ट्रीटमेंट ले ले तो ये शायद रिकवर कर सकते हैं। ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। जी बी हाँ फास्ट। जी हाँ सर, हम लोग ने सुना है कि इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी एक स्ट्रोक का एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, तो क्या इसका डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल न्यूरोसर्जरी से? ओके, जैसे न्यूरो इंटरवेंशन एक न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है जो लास्ट 10 ईयर में बहुत एक्टिवली स्ट्रोक पे काम कर रही है। न्यूरो इंटरवेंशन में हम ब्रेन वेसल्स को डील करते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर स्टेंट लगाते हैं और उसकी वेसल्स को डील करते हैं बिना ओपन किए। और कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो होते हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसको बाईपास बोलते हैं, जिसमें चीरा लगाकर हार्ट को एक्सपोज किया जाता है। उसी तरह से न्यूरो सर्जरी है, उसमें ब्रेन एक्सपोज होता है सर्जरी के द्वारा, स्कल खोलने के साथ। बट न्यूरो इंटरवेंशन में हम हाथ और पैर की किसी भी ब्लड वेसल्स से ब्रेन के अंदर जा सकते हैं और उसकी ब्रेन वेसल्स को ठीक कर सकते हैं। इसमें जो लीडिंग डिजीजेज हैं जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें स्ट्रोक सबसे ऊपर है अभी की सिचुएशन में, जिसमें हम वो क्लॉट जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुई है उसको ओपन करते हैं। बिना ओपन किए ब्रेन को, बिना ओपन किए स्कल को हम ब्रेन की वेसल्स में हाथ की वेसल से या पैर की वेसल से पहुंचते हैं। कई बार ब्रेन हेमरेज होता है जिसकी वजह होता है बलूनिंग होना ब्लड वेसल्स में, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। उसका ट्रीटमेंट भी हम न्यूरो इंटरवेंशन से कर सकते हैं। तीसरा, कई बार स्टीनोसिस मतलब ब्लॉकेज होती है ब्लड वेसल्स की दीवार, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से पतली हो जाती है ल्यूमेन ब्लड वेसल्स की, तो वहाँ स्टेंट लगाते हैं। उसको ब्रेन वेसल्स लाइक कैरोटिड स्टेंटिंग और इंट्राक्रेनियल स्टेंटिंग बोलते हैं, ये भी करते हैं। कई बार गंदी खून की नलियों का गुच्छा जिसको हम एवीएम बोलते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम न्यूरो इंटरवेंशन से करते हैं। तो न्यूरो इंटरवेंशन से बिना स्कल खोले हाथ और पैर की खून की नली से पहुंचकर
ब्रेन की ब्लड वेसल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी सर्जरी में ओपन स्कल करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी हाँ सर। सर आप कौन से तरीके ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करते हो स्ट्रोक के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, एक स्ट्रोक एक इमरजेंसी है। और आपको दूसरी चीज़ ये भी बताई कि 85% जो स्ट्रोक जो लकवा होता है वो ब्रेन वेसल्स ब्लॉकेज की वजह से होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है खून की नलियों में वो कहीं और होता है, ब्रेन के अंदर नहीं। जैसे हार्ट में, या हार्ट से जो नलियाँ निकल कर ब्रेन में जाती है जैसे गर्दन में, वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, लोही के थक्के का, मतलब क्लॉट ब्लड के थक्के का, और वो वहाँ से मूव करके माइग्रेट होकर ब्रेन की छोटी वेसल्स को जाके ब्लॉक कर देता है। यदि हम इस क्लॉट को निकाल सकें या उसको डिसोल्व कर सकें तो हम उस पेशेंट का पैरालिसिस रिकवर कर सकते हैं। ओके, और इसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि आपके गार्डन में एक पाइप से आप पानी दे रहे हैं और वो बंद हो गया है। यदि उस पाइप की देखरेख आपने 2 दिन में कर ली तो हो सकता है कि आपका गार्डन बच जाए, लेकिन वही चीज़ आपने 15 दिन बाद में की तो हो सकता है कि आपका हाफ ऑफ जो गार्डन है वो जल जाए, और आपने 1 महीने बाद में उसको देखा तो शायद आपका गार्डन के कोई भी पौधा नहीं बचे। इसी तरह से ब्रेन के अंदर यदि वो ब्लड वेसल्स जो बंद हुई है उसको ओपन किया जाए टाइम रहते, तो वो जो ब्रेन का एरिया है जो अभी काम नहीं कर रहा है वो रिवाइव किया जा सकता है। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है, उसकी जो सेल्स होती है उसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है। एक तो परमानेंटली डेड होने के बाद में कोई जीवित नहीं होता है, वैसे ही वो सेल्स कुछ भी कर लो ठीक नहीं होने वाली है। पर बहुत सारी सेल्स है जो अभी बेहोशी की अवस्था में है, वो टाइम रहते विद द टाइम पास होने के साथ साथ वो डेड हो जाएगी यदि आपने वो ब्लड वेसल्स नहीं खोली तो उसको ब्लड वेसल्स खोलने की 2 तरीके हैं। एक तो क्लॉट डिसोल्विंग मेडिसिन हम देते हैं जिसको थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, वो डायरेक्टली जैसे सामान्य इंजेक्शन होते हैं वैसे दी जा सकती है। और दूसरा हम न्यूरो इंटरवेंशन करते हैं जिसमें यदि उस दवा से वो ब्लड वेसल्स नहीं ओपन हुई है तो हम उसको कैथ लैब जहाँ पर हम ये प्रोसीजर करते हैं वहाँ ले जाकर पेशेंट को उसको ब्लड हाथ और पैर की ब्लड वेसल से उस क्लॉट को बाहर सक करके निकाल दिया जाता है जिसको हम थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। अच्छा, ये सब करने से पहले एक सीटी स्कैन और एमआरआई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लकवे के 2 कारण होते हैं। एक तो ब्लॉकेज जिसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और एक हैमरेज जो ब्रेन में हैमरेज होने की वजह से होता है, जिसके दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। और इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए हमें सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। यस सर। हाउ सून शुड इट बी ट्रीटेड और इसका रिकवरी पाथ क्या होता है? मैंने बोला ना कि जैसे ही ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिले उतना ज़्यादा चांसेस है उसके रिकवरी का, है ना। हम एक गोल्डन पीरियड डिसाइड कर बनाया हुआ है, जैसे क्लॉट डिसोल्विंग मेडिसिन के लिए जो पैरालिसिस होने के बाद में दी जा सकती है। जो क्लॉट डिसोल्व होने की मेडिसिन है वो पैरालिसिस के अंदर 4.5 घंटे तक दी जा सकती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि कैथ लैब में ले जाकर ब्रेन वेसल्स में जो क्लॉट अटका हुआ है उसको निकाला जा सकता है। वो हम 8 घंटे तक मेजर वेसल्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी पेशेंट में कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट 8 घंटे के बाद में हमें यह जानना जरूरी है कि जो ब्लड सप्लाई से एरिया सप्लाई हो रहा था उस ब्लड वेसल से जो बंद है, उसके जो सेल्स हैं अभी भी बेहोशी अवस्था में है या डेड हो गए हैं। सपोज वो 8 घंटे बाद में भी काफ़ी सेल्स अभी भी बेहोशी अवस्था में है तो वो ब्लड वेसल्स खोली जा सकती है। वो 24 घंटे तक खोली जा सकती है, 48 घंटे तक खोली जा सकती है। इसके लिए हमें ये जानने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट कराना पड़ता है जिसको हम सीटी परफ्यूजन या एमआर परफ्यूजन, मतलब एमआरआई की और सीटी स्कैन की स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, वो करा के जानने की कोशिश करते हैं कि कितना एरिया ब्रेन का अभी बेहोशी अवस्था में है
और ये ब्लड वेसल्स खुले तो उसको बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। बात आई हैमरेज की, जो मैंने आपको बताया कि बलूनिंग होने की वजह से, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो भी हम इंटरवेंशन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बलून है उसको बहुत पतले वायर, जिनको हम कोयल बोलते हैं, उससे फिलअप कर देते हैं। तो एक बार जब ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है, जिसको हम कोयलिंग बोलते हैं, उसके बाद में उससे ब्लड निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, जो कि एन्यूरिज्म कोयलिंग नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, इन योर ओपिनियन डज कोविड-19 कॉज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन? और अगर हम लोग को अगर दूसरी तरीके से देखा जाए, क्या कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सिम्टम्स है कोविड-19 के? कोविड की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमने एक्यूट फेज़ में ट्रीटमेंट की बात कर ली, बहुत सारे मरीज ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं। अपन वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वहाँ पर क्या है कि डिफरेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे एक होता है प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर। प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर वो होता है जिसके अंदर सीटी स्कैन अवेलेबल हो, न्यूरोफिजिशियन अवेलेबल हो, और उसको वहाँ पर आईवी थ्रोम्बोलाइसिस, जो क्लोट डिसोल्विंग करने की मेडिसिन दी जा सके, उसको प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर बोलते हैं। और वो उस सिटी के गूगल पे आपको पता लग सकता है, पर ये इंडिया में इस तरह का सिस्टम अभी तक अवेलेबल नहीं है। दूसरे सेंटर होते हैं जिसको कंप्रहेंसिव स्ट्रोक सेंटर बोलते हैं। कंप्रहेंसिव स्ट्रोक सेंटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर स्ट्रोक की सारी तरीके की सारवार अवेलेबल हो, मतलब जहाँ पर इंटरवेंशन करने वाला डॉक्टर अवेलेबल है, जहाँ पर कैथ लैब अवेलेबल है, और पेशेंट यदि टाइम से पहुँचे, तो वहाँ पर जो यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पर पेशेंट यदि प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर पे पहुँचता है तो उसको आईवी थ्रोम्बोलाइसिस ट्रीटमेंट देकर इमीडिएटली कंप्रहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जहाँ पर डायरेक्टली उसकी वेसल्स यदि क्लोट डिसोल्विंग मेडिसिन से ओपन नहीं हुई है तो खोली जा सके। ये हम बात कर रहे हैं एक्यूट फेज, मतलब कुछ घंटों में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट की। यदि मरीज दुर्भाग्यवश ऐसी टाइम में नहीं पहुंच पाए, तभी भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर जो क्लॉट ओपन करने की वेसल्स की जो ट्रीटमेंट है वो उसको नहीं मिल पाएगी। उसमें उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, उसको ब्लड शुगर मैनेज करना, और उससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो उसका ट्रीटमेंट करना, फिजियोथेरेपी कराना, ये सब उसके बाद का ट्रीटमेंट पार्ट आता है। और जैसे जैसे टाइम पास निकलता है, जो टिश्यू अभी बचा हुआ है वो जो डेड टिश्यू है उसका टेक ओवर करता है। तो एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी होती है, पर उस तरह की रिकवरी नहीं होती है जिसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड दुर्भाग्यवश एक वायरस जिसको कोरोना कोविड-19 बोलते हैं वो फैला हुआ है। इसकी वजह से पूरे दुनिया में हमारे लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गई है। ये वायरस मोस्टली जो हमारे श्वास की नली और लंग्स को अफेक्ट करता है, पर इसके अलावा भी इसकी जो न्यूरोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, मतलब न्यूरोट्रॉपिक मतलब वो नर्व सेल्स पे भी अफेक्ट करता है। उसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो इनिशियली प्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे लोगों में जो अभी तक लंग्स के सिम्टम्स नहीं आया है, उसमें एक कॉमन सिम्टम्स है जो स्मेल जो होती है उसका लॉस हो जाता है। तो इसमें जो ये वायरस है वो जो स्मेल की नर्व है उस पर अफेक्ट करता है। ओके, तो बहुत सारे मरीज के अंदर स्मेल का लॉस हो जाता है, कई लोगों को हियरिंग लॉस हो जाती है। इसके अलावा अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि यूएस में कई लोगों को स्ट्रोक भी हुआ है, जबकि उनको लंग्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं थे। और कई लोगों में जो आईसीयू में एडमिट है उनमें भी कई पेशेंट को हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक स्ट्रोक होना बढ़ी। तो ये माना जा रहा है कि ये जो वायरस है वो क्लोट बढ़ाने की टेंडेंसी बढ़ा देता है। दूसरा, ये एक रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड वेसल्स और जीआई और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जिसको एसी रिसेप्टर बोलते हैं, उसके थ्रू एक्ट करता है। तो ये माना जा रहा है कि शायद ये ब्लड वेसल्स जो हार्ट है और ब्रेन उसको भी अफेक्ट करता है।
तो ये आपको स्ट्रोक होने की और हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी भी बढ़ा देता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हो सकता है यदि आपको अदर रिस्क फैक्टर नहीं हो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के, और आपको कोविड के अदर सिम्टम्स नहीं है जो बहुत कॉमन है, तो भी आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। आप स्ट्रोक और हार्ट अटैक की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। थैंक यू सर। ये कोविड-19 सिचुएशन के दौरान आप कुछ न्यूरो पेशेंट्स को एडवाइस देना चाहोगे, उनके अटेंडेंट्स को न्यूरो हेल्थ और न्यूरो केयर कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, कोविड की वजह से जो अदर इमरजेंसी है वो उतनी ही है, और हमें कोविड के सिम्टम्स के साथ में जो इमरजेंसी हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, इनका भी ध्यान रखना है और इनके सिम्टम्स का भी ध्यान रखना है। और हमें टाइम रहते ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचाना है जहां पर 24 आवर्स सर्विसेज अवेलेबल हो, जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब अवेलेबल हो, जो राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स काम कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसी जगह पर जाओ जहां पर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर टाइम ट्रीटमेंट ना मिले। कोविड हमारे लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन चल रही है, तो आपका घर पे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टे एट होम देन ओनली यू आर सेफ, बिकॉज सब जानते हैं कि जो ये वायरस है वो वायरस आप ही घर पे ले जा सकते हो। तो यदि आप घर पे रहोगे तो ये वायरस आपके घर पे नहीं आएगा। तो इस वायरस से बचने के लिए दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखिए। दूसरा, जहाँ तक हो घर से बाहर नहीं निकलिए। तीसरा चीज़, यदि आपको बाहर निकलना पड़ता है तो आप अपने फेस पे मास्क लगाइए। ज़्यादातर लिफ्ट में और इधर उधर डेस्क पे अपने हाथ ना रखिए। एंड तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. There is one of our viewers, Sonal Gupta. She has asked, I have seen all EE fast symptoms, but it is due to an autoimmune neuromuscular myasthenia gravis that she has these symptoms. So how to differentiate, and what is the susceptibility rate of co-occurrence of stroke with such a disorder? माइस्थीनिया जो है उसके अंदर भी वीकनेस आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है तो आपको सडनली विथ इन अ सेकेंड आपका हाथ और पैर काम करना बंद कर देगा। तो जो स्ट्रोक होता है उसमें सिम्टम्स होता है वो सडनली होता है, जबकि जो माइस्थीनिया और इस तरह की न्यूरोपैथी, इनकी जो डिजीज़ है इसमें सिम्टम्स सडनली नहीं होते हैं। इसमें सब एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिकली डेवलप होते हैं, मतलब धीरे धीरे आते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट है। दूसरा, जो माइस्थीनिया होता है एक जनरलाइज्ड डिजीज़ है। इसमें आपको जब वीकनेस आएगी तो दोनों हाथों में, दोनों आइज़ में और बोलने और स्वेलोइंग में ये जनरलाइज आएगी। जबकि जो स्ट्रोक होता है इसमें हाफ ऑफ बॉडी में सिम्टम्स आएगा, क्योंकि जो आपका ब्रेन है, जैसे राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के हाफ को बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो आपके राइट साइड बॉडी के हाफ को कंट्रोल करता है। तो यदि आपके राइट साइड के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हुआ है तो आपको लेफ्ट साइड का लकवा होगा, और यदि लेफ्ट साइड में ब्लॉकेज हुआ तो आपको राइट साइड का लकवा होगा। तो ये बहुत ईजी है डिफ्रेंशिएट करना। और बी फास्ट याद रखें, यदि बी फास्ट में कोई भी सिम्टम्स आपको सडनली हुए तो आपको लकवा होगा। थैंक यू सर, आपका इन्फॉर्मेशन जो दिया है सब लोग को बहुत अच्छा लगा है, और स्पेशली ये लॉकडाउन के दौरान में आपने जो बोला स्टे होम, स्टे सेफ, बहुत अच्छा है सर। और हम लोग धन्यवाद करते हैं आपका सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। Apollo Hospitals Gandhinagar receives the Best in Neurology Specialty Award on the 13th of March 2020 in the entire West Zone by Economic Times National Health Awards. The Indian jury members of the ET Health Award recognizes our work in neurology department as the best in the West Zone.
So it was our privilege to receive this award in the presence of Minister and hospital officials across India in the large gathering of Delhi. Not last, but our emergency department is stroke ready and we have a dedicated code white team. All the radiology services get activated in this. Lastly, I would say that we have our online consultation Apollo 24/7 app, which is available on all your mobile phones. So and also we would like you to stay tuned to our page and updates on the tertiary care services that are available. Thank you.